नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सीटेट पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तो ये क्लास आप सभी के लिए है और आप सभी दोनों पेपरों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से कलरफुल होली मनाइएगा, सावधानी से मनाइएगा, किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगड़ा मत कीजिएगा किसी के साथ में। ठीक है, जो लगवाए रंग उसके लगा दो और जो ना लगाए उसके ज़बरदस्ती लगा दो। ठीक है, तो बट ध्यान रखना है, मतलब आराम से खेलना है होली। ठीक है, चलो। तो जिस प्रकार से होली रंगों का त्यौहार होता है, आप लोग भी अपने जीवन में रंगों को भरना चाहते हैं, तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट कर दीजिएगा, या जो लोग करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अभी 13 तारीख से 16 तारीख तक अभी जो ऑफर है, सेल है होली का, वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें कम प्राइस पर सारे कोर्स आपको दिए जा रहे हैं। मेरा नंबर यहाँ पे लिख रहा है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज कर देना कम प्राइस पे कोर्स लेने के लिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई। तो ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना सारे लोग। ठीक है, और कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स पेडागोजी की एमसीक्यू सीरीज में हमारा आज का नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है आप सभी लोगों ने पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका था पहले आपको। अभी इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने आज के इस बेहतरीन क्लास की एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग और पढ़ के मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा। बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय उपपत्तियों में उपयोग नहीं होती है, यानी कि जो मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं उसमें कौन सी विधि आप प्रयोग नहीं करते हो। देखो, मैथमेटिकल प्रूफ जब आप करते हो तो आपको मैथमेटिक्स की जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनका यूज करना होता है। डिडक्टिव रीजनिंग आप प्रूफ करते हो। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन भी करते हो, लॉजिकल रीजनिंग भी आप उसमें प्रयोग करते हो। क्या चीज है जो आप उसके अंदर प्रयोग नहीं करते हो? कमेंट करके सभी लोग आंसर करते रहेंगे। दैट इज एम्पेरिकल अवलोकन। ठीक है, सॉरी। तो इसमें हम लोग जो है अनुभविक अवलोकन जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ होते हैं उसमें सारी चीजें ऑथेंटिक हम यूज करते हैं। जो आपका एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है, ये जो होता है एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जो हमने अपने अनुभव के आधार पर अवलोकन किया है उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गणित में आकलन और मूल्यांकन ना करने के उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता है? तो पढ़ेंगे एक बार सारे विकल्पों को ध्यान से। प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनके बुद्धि लब्धि स्तर का पता करना, कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं या जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं आपके, ठीक है, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं आपके, टू फाइंड आउट द इंटेलिजेंट क्वोशेंट आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट, टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्रों और अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानना, कि भाई अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसके उस क्षेत्र को पहचानना। ठीक है, शिक्षण विधि में उपयुक्त परिवर्तन करना, अगर बच्चे को कोई शिक्षण विधि की समस्या आ रही है, शिक्षण विधि जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को समझ नहीं आ रही है, तो उसमें सुधार करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन वगैरह यूज करते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम के अवधारणात्मक क्षेत्रों की व्यापकता की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? पहला वाला। तो कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं होता? पहला वाला, कि भाई टैलेंटेड बच्चों की पहचान करने के लिए उनके आईक्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ये इसलिए नहीं किया जाता है, बल्कि मूल्यांकन किया जाता है बच्चों की जो कमजोरियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको पहचान के दूर करने के लिए, उनकी प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए, और बच्चे को किसी टीचिंग मेथड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, सीधा सीधा है, आराम से प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली इसमें। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति में समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम संसाधन हो सकता है? आपको ना समरूपता या सिमिलैरिटी की अवधारणा को पेश करना है, ठीक है, ज्यामिति के अंदर। तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त संसाधन यहां पर आपके लिए हो जाएगा? देखो जरा, पढ़िए पहले इसको। पहला है कि एक रूप वस्तुओं की विभिन्न माप वाली फोटोग्राफिक छवियां, डिफरेंटली साइज फोटोग्राफिक इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग साइज की जो आकृतियां हैं उनका फोटोग्राफ, समान दिखने वाली आकृतियों का आरेखण, यानी कि ड्राइंग ऑफ द सिमिलर लुकिंग शेप्स, ठीक है, या फिर समरूपता की परिभाषा पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक चैप्टर ऑन द सिमिलैरिटी। तो क्या इसमें सबसे बेस्ट रहेगा आपका? देखो, समरूपता क्या होती है? समरूपता होती है जो आकृतियां एक जैसी दिखती हैं, भले ही उनके जो आकार हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक एक छोटा बॉल हो गया, एक बड़ा फुटबॉल हो गया, दोनों है तो बॉल ही, सेम आकार के हैं, सेम तरीके के हैं, बट दोनों का साइज अलग है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेटर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो ये आ जाएगा एक रूप, यानी कि आपके डिफरेंटली साइज, अलग अलग साइज की फोटोग्राफिक इमेजेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। तो एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग साइज की इमेज, जैसे आपने छोटा ट्रायंगल बना दिया, फिर बड़ा ट्रायंगल बना दिया, फिर उससे बड़ा ट्रायंगल बना दिया, इस तरीके से। तो ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं, समरूप हैं आपके। तो इस तरीके से आप बच्चे को यहाँ पे सिखा सकते हो, तो ये बेस्ट तरीका हो जाएगा। चलिएगा, ये बताइए, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन का कौशल दिखाना शुरू करते हैं? अकॉर्डिंग टू दी प्याजे, एट विच स्टेज चिल्ड्रंस बिगिन टू शो द मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल। तो मैथमेटिक्स की जो रीजनिंग स्किल है, बच्चे कहाँ पर जो दिखाना शुरू कर देते हैं? हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं बच्चे? आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, ठीक है। तो ये कहां पर आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जहां पर हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, अच्छा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, है ना। कॉन्क्रीट वाला भी हो सकता है इसमें, लेट चेक। कौन सा क्वेश्चन था ये? 15 क्वेश्चन था आपका, नहीं 114वां क्वेश्चन था। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, सही आंसर, राइट आंसर। चलो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के संकीर्ण उद्देश्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? गणित का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है, देखो आपके जॉर्ज पोलिया जी ने मैथमेटिक्स के टीचिंग के शिक्षण के आपके जो है दो मेन ऑब्जेक्टिव बताए थे। एक तो था नैरो एम, संकीर्ण उद्देश्य, एक था हायर एम। नैरो एम था एक बच्चे को केवल हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो रोजगार योग्य बन सके, है ना। रोजगार योग्य बन सके का मतलब क्या है? कि नौकरी ले सके, लाभप्रद क्षमताओं का विकास कर सके, जोड़ना घटाना गुणा भाग या जो डेली लाइफ में जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं बच्चे को पता लग जाए, ठीक है। तो ये होता है संकीर्ण उद्देश्य। और बच्चे को जब हम गणित पढ़ाते हैं इसलिए कि उसके आंतरिक संसाधनों का विकास हो सके, उसके कैरेक्टर का, बिहेवियर का, मेंटल एबिलिटी डेवलप हो सके, तो ये उसका क्या होता है? आपका हायर एम होता है। तो इसमें नैरो एम के बारे में पूछा गया था। तो गणित की अधिगम विवेचन के विकास में सहायता करता है। गणित का अधिगम रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करता है जो सामाजिक आर्थिक योगदान दे सके। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है कि बच्चे को हम केवल नौकरी लेने के लिए पढ़ा रहे हैं गणित, कि बच्चा नौकरी ले लेगा गणित के थ्रू, बस काम खत्म। तो ये नैरो एम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बताई गई थी आपको। ये बताइए जरा फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन P और Q की द्विशर्त बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है आपका? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि कोई चीज तभी सत्य है जब पहली वाली सत्य है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक, ये लिखा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट है कि 1 7 से कम है और Q है 2 8 से कम है। तो इसका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे? प्रत्येक, इसको देखिए, फॉर एवरी 1 इज लेस देन 7 देयर एग्जिस्ट 2 इज लेस देन 8। 1 is less than 7 if and only if 2 is less than 8, ठीक है। एंड if 1 is less than 7 then 2 is less than 8 and 1 is less than 8 7 and 2 is not less than 8। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जहां पर ये इफ एंड ओनली इफ आता है। जहां पर ये कंडीशन आती है ना, इफ एंड ओनली इफ, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आती है।
कि एक कथन तभी सत्य होगा जब पहला वाला सत्य होगा, ठीक है। इफ अगर ये सत्य है ओनली देन ये सत्य होगा। तो ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इफ एंड ओनली वाला, 1 इज लेस देन 7, ठीक है, ये पहला वाला, एक 7 से कम है। इफ एंड ओनली इफ, यदि एंड केवल यदि 2 इज लेस देन 8, ठीक है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये इसमें करेक्ट हो जाता है कि एक जो है 7 से कम है अगर और केवल अगर, या यदि और केवल यदि 2 8 से कम होगा। तो ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, दुई शर्तीय या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये वाला टर्म होना जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ, या यदि और केवल यदि, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अभी समीकरण दी गई है, इसको हल करते हुए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समाधान को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने जो अवधारणा उपार्जित नहीं की है वो कौन सी है यहां पर, ये आपको बताना है। यार ये जो नहीं वाला वर्ड आता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन गलत करवाता है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझ के उत्तर करना है इसका। देखो, पहला है कि समीकरण x + 2 = 8 को हल करते हुए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किया। अब समाधान क्या था पहले ये देख लो। x बराबर के 2 - 8 था, x बराबर 8 हो गया, ठीक है। और ये इन्होंने कर दिया x प्लस में 2 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 8/2 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने इस तरीके का समाधान प्रस्तुत किया यहां पर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई ये क्या अवधारणा है, किस तरीके की ये अवधारणा है, ये बता। x का आंसर इन्होंने 8/2 कर दिया था। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को दिखा रहा है, समता इक्वालिटी को दिखा रहा है, मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है, सब्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। मतलब कौन सी अवधारणा बच्चे ने उपार्जित नहीं करी है। देखो, इसको सोल्व करने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी आपको, इसको सोल्व करने के लिए आपको ट्रांसपोजिशन आना चाहिए था। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, पक्षांतरण। तो बच्चे को अगर पक्षांतरण की प्रक्रिया अच्छे से पता होती तो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेता। तो पक्षांतरण की प्रक्रिया दिखाई जाती है इक्वालिटी के लिए, ठीक है, समानता के लिए, कि दोनों साइड की वैल्यू जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये इक्वालिटी की अवधारणा के लिए सिखाई जाती है। तो बच्चे के पास ना इक्वालिटी यानी समता की जो अवधारणा है वो यहाँ पर नहीं पता है उसे, जिस कारण से उसने ये गलतियां यहाँ पर कर दी हैं, ठीक है। चलिएगा अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए ये बताइए, वे संख्याएं जिन्हें दो विभिन्न प्रकारों से दो घनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उनको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछा गया है, ठीक है। दोनों ही पेपर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो वे संख्याएं जिन्हें दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं रामानुजन नंबर, ठीक है। ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी, जैसे कि मान लिया आपका 1729 है, तो ये एक रामानुजन नंबर है। तो ये एक ऐसी संख्या होती है जिसको दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻³ प्लस में 719 है ना, तो 9⁻³ होगा ये। तो 10⁻³ है और ये आ जाएगा 9⁻³ तो 1729 ये भी हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 12⁻³ 1728 और 1⁻³ तो देखो दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, रामानुजन नंबर हम लोग बोलते हैं ऐसी संख्याओं को, ठीक है। चलिएगा, इसकी कहानी पता है आप लोगों को, मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार, एक बार फिर बताता हूं। ये नंबर कब खोज हुई थी इसकी, तो जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे रामानुजन जी, वो थोड़े से बीमार ज़्यादा रहते थे, ठीक है। तो अब वो एक बार हॉस्पिटल में थे, तो उनके जो गाइड थे हार्डी जी, तो GH हार्डी, तो वो उनसे मिलने जा रहे थे। तो जिस कैब में वो बैठ के गए थे तो उस कैब का नंबर था 1729। अब मैथमेटिक्स वालों का क्या होता है ना कि जब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई नंबर दिखता है तो उसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करते रहते हैं वो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उनसे उस नंबर के बीच में ना कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था, जो GH हार्डी जी तो थे 1729 के बीच में। तो उन्होंने जाके जब वहाँ मिले उनसे रामानुजन जी से, उन्होंने बोला ये बात को, भाई मेरे से ये नंबर बड़ा ही डिसइंटरेस्टिंग नंबर है, इससे कुछ बन ही नहीं रहा है। तो जब रामानुजन जी को नंबर बताया उन्होंने, तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर बताया कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये ऐसा इकलौता नंबर है जिसको हम दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तभी से इस नंबर का नाम हार्डी रामानुजन नंबर पड़ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा,
तो ये याद रखेंगे, पूछ लेता है ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो जो शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को विद्यार्थियों के आसपास की वस्तुओं से जोड़ता है, जो गणितीय अवधारणाओं को आसपास की वस्तुओं से जोड़ता है, वह विद्यार्थी की गणितीय समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे को अगर रियल लाइफ की आसपास की वस्तुओं से जोड़ के पढ़ाओगे गणित को, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा, है ना। इसका रीजन क्या है? विद्यार्थी कक्षा में अपने परिवेश से काफी कुछ सीख कर आते हैं। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपनी सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें वो सीख कर जाते हैं, इसीलिए उनको इस चीज का फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है आपका। ठीक है भाई, चलिए अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट वस्तु विषय वस्तु में अधिक प्रश्नों को सम्मिलित करता है? बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कवर द मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पेसिफिक कंटेंट। मान लेते हैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट है। स्पेसिफिक कंटेंट का मतलब है, मान लिया ज्योमेट्री है ना, ये स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, ज्योमेट्री है, और मुझे आप लोगों को ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देने हैं। तो ऐसा कौन से इसमें किया जाता है? अचीवमेंट टेस्ट में, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, या समेटिव टेस्ट में? ठीक है, देखो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम क्या होता है कि एक बच्चे की जो कमियां हैं, जो उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके बारे में पता करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी विषय वस्तु या कोई भी कंटेंट पार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे बच्चे को दिए जाते हैं, ताकि उसकी जो एबिलिटी है उसका पता किया जा सके, कमजोरियों को पता किया जा सके। तो इसमें ना ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट को जब हम कंडक्ट कराएंगे, तो वो सारे प्रश्न इसमें इन्वॉल्व करेगा, और ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे सारे के सारे। तो राइट आंसर इसका आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आ जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट निकल के आ जाता है, दैट विल बी योर राइट आंसर। हाँ, ये इसका ऑफिशियल आंसर की है, एक बार इसका ऑफिशियल आंसर की देख लेंगे, यहाँ पर मैंने लगा दिया है साथ के साथ में। चलो अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, देखो क्या कह रहा है। गणित में विवेचना या तर्कणा के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण है? गणित में आप जो तर्कणा करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आप लोग यूज करते हैं, विवेचना करते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं, उसके कौन से आपके अभिलक्षण होते हैं? पहला है पैटर्न को देखना, बिल्कुल सही बात है। पैटर्न्स देखो लॉजिकल होते हैं, है ना, तर्क शक्ति होती है पैटर्न्स के अंदर, तो ये सही है। एक सूत्र का उपयोग करके प्रश्न को हल करने में आपने कोई भी विवेचना या तर्क नहीं लगाया है। ठीक है, कंजेक्चर बनाने और परीक्षण करने में ये हो जाता है। तो ए और सी दोनों सही है इसके अंदर, तो यानी कि बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है इसमें। चलो जरा अगला प्रश्न देखेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बच्चे को जो गणित पढ़ा रहे हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। अब देखो जरा, गणितीय अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, कि भाई गणित की जो अवधारणाएं हैं उनको समझने में बच्चे की सहायता करना, इसलिए उनको गणित पढ़ाते हैं। रोजगार के लिए लाभप्रद योग्यताओं का विकास करना, गणितीयकरण के लिए बच्चों की योग्यता का विकास करना, या प्रमेयों का, उनके प्रमाणों का निर्माण करना। तो कौन सा बेस्ट हो जाएगा? देखो बेस्ट इसमें हो जाता है कि गणितीयकरण के लिए बच्चों की योग्यता का विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 कहती है कि एक बच्चे को आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसकी विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करो, उसकी थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन करो, कि बच्चा लॉजिकल तरीके से चीजों को सोच सके, पहचान सके। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा वाला जो विकल्प है ये इसका सही आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश में एक बार देख लेंगे यार, टू डेवलप द चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर द मैथमेटाइजेशन। ओके, चलो माध्यमिक स्कूल के प्रायिकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस को एक गतिविधि आधारित विधि के रूप में लिया जा सकता है? मतलब माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे को प्रायिकता बढ़ानी है, तो कौन सी एक विधि के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको? ठीक है, बताइए। पहला यहां पर दिया गया था, श्याम पट पर पासा यानी कि डाइस का चित्र बनाना और संभावित परिणामों के बारे में बात करना।
कि आपने श्याम पट पर बोर्ड के ऊपर आपने क्या कर दिया, पासे का चित्र बना दिया और उसमें संभावित परिणामों के बारे में आप बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। दूसरा, प्रायिकता की परिभाषा देने के बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाना, विद्यार्थियों को पासा या डाइस फेंकने या सिक्का उछालने के लिए कहना और ये लिखने के लिए कि देना कितनी बार हर एक संभावना घटित हुई है। तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया, बच्चा इसमें ज्यादा सीखेगा कि बच्चा जब खुद से पासे को फेंकेगा, खुद से सिक्के को उछालेगा और उनके रिजल्ट्स को नोट करेगा तो उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी। तो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आ जाइए। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से यह समझाना चाहती है ज्यामितीय प्रमाण किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। मतलब वो ज्यामिति के प्रमाण या प्रूफ के बारे में बच्चे को सिखाना चाह रही है कि कैसे बनाए जाते हैं, तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी। अभिग्रहितों की एक सारणी बना दे, एक्सियम्स का एक पूरा लिस्ट बना दे, आकृतियों को बनाने के चरणों की व्याख्या करे, कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण दे या अवलोकन का उपयोग करे। इंग्लिश में एक बार देख लो इसको। A mathematics teacher want to explain to her students how to write a geometrical proof. The most appropriate method for this could be to draw a table of axioms. Axioms का एक टेबल बना ले, to explain the step of drawing figures, to give an argument or justification of the statement. तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि जो भी कथन या तर्क वो दे रही है उसके प्रति वो एक वहां पर जो है जस्टिफिकेशन भी साथ में दे। तो ये प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें ज्योमेट्री के अंदर कि कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण वहां पर होना चाहिए कि जो भी कथन आप दे रहे हैं उसका तर्क या प्रमाण आपके पास में मौजूद हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे आइए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से साधन विद्यार्थियों द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपातों को सीखना है, जो साइन कोस टैन होते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। तो साइन कोस टैन आपने पढ़े होंगे ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको अगर आपको सीखना है तो इसके लिए कौन से साधन सबसे बेस्ट होंगे। क्लाइनोमीटर, मैनोमीटर, स्फेरोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बता देता हूँ सबसे बेस्ट चीज क्या होती है। सबसे अच्छी चीज होती है सिखाने के लिए क्लाइनोमीटर। अब ये क्लाइनोमीटर होता क्या है ना, ये भी आपको पता होना जरूरी है। व्हाट इज अ क्लाइनोमीटर। तो मैं आपको एक क्लाइनोमीटर दिखा देता हूँ एक बार, है ना। चलो तो थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लेंगे, मैं आपको क्लाइनोमीटर एक बार दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। अब देखिएगा, डिस्कार्ड नहीं करते हैं इसको, कीप करते हैं। थोड़ा क्लाइनोमीटर्स आपको एक बार दिखा देते हैं। तो क्लाइनोमीटर सर्च करेंगे, क्लाइनोमीटर, क्लाइनोमीटर। तो क्लाइनोमीटर कंपास क्या होती है, देखो ये 1 सेकंड, तो कुछ कहीं और ही पहुंच गया, तो इसमें 1 सेकंड दिखाता हूँ अभी। देखो ये इस तरीके का कंपास होता है, ये रेशियो को, एंगल्स को दिखाने के काम में आता है ना। ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसको रियल लाइफ में दिखा देता हूँ। देखो क्लाइनोमीटर इज यूज्ड फॉर, देखो ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, हाउ टू यूज अ क्लाइनोमीटर। तो इसने क्लाइनोमीटर लगाया हुआ है, अपनी आंखों के सामने एक रेखा है और पेड़ की ऊंचाई की एक रेखा। तो ये पेड़ की ऊंचाई माप सकता है यहाँ से, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये ऊंचाई या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए यूज करी जाती हैं। तो ये क्लाइनोमीटर के काम होते हैं आपके, ठीक है। चलिएगा अभी नेक्स्ट, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, ओके। चलो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण होता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थियों द्वारा की गई कई त्रुटियों का उपयुक्त कारण होता है। पहला है, विद्यार्थियों में प्रश्नों के परिशुद्ध लिखित अभ्यास का अभाव है, कि बच्चे ने लिखित रूप से उनका प्रैक्टिस नहीं किया है इसलिए गलती हो रही है। मॉडल परीक्षा पत्रों से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अवधारणाओं के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकाल लेते हैं, या उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। देखो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, तो इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या होता है एक बच्चे के पीछे का जो गलतियां करने का रीजन होता है, वो होता है अल्टरनेट कॉन्सेप्ट को बना लेना, ठीक है। कि कोई भी बच्चे जब कोई तैयारी कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वो जब चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते तो उसका एक अल्टरनेट कंसेप्ट बना लेते हैं, वो अर्थपूर्ण यानी कि वैकल्पिक अर्थ निर्णय बना लेते हैं, जिसके कारण से उनकी गलतियां
हो जाती हैं वहां पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। गणित में उच्च स्तरीय कौशलें जैसे कि विश्लेषण, तर्कसंगत चिंतन, अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त आपकी यहां पर होगी? तो गणित में उच्च स्तरीय कौशल हैं जैसे कि विश्लेषण हो गया, तर्कसंगत चिंतन हो गया, अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहती है आपकी, ठीक है। खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना, सूत्रों, सारणियों, आकृतियों के पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना, ये तो गलत हो गया। बंद सिरे वाले प्रश्न पूछना, केवल मानक प्रश्न पूछना, गलत। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जांचने के काम में आते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि ऐसे हो गया, तो ऐसे बच्चे को क्यों लिखवाया जाता है? ताकि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो क्या है, वो पता किया जा सके। तो ऐसे एक ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपके खुले सिरे वाले प्रश्न जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन? पहला, ये बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों के संप्रेषण के कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करती है, ये भी सही बात है। बच्चों का समय उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करती है। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। अब देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत ऑप्शन है, चीजें बहुत सारी सही हैं इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर, बट बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब गणितीय परिचर्चा क्या है? मतलब मैथमेटिक्स का जो डिस्कशन है उसको हमें क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए? पहला, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इट हेल्प चिल्ड्रन यूटिलाइज देयर टाइम एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इट इज एन इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से चूज करना है, दोनों के दोनों सही हैं, अब बेस्ट वाला चूज करना है। देखो, शुड इनकरेज द मैथमेटिकल डिस्कशन, तो मैथमेटिकल डिस्कशन से क्या होगा? देखो, तो पहला है इट हेल्प इन डेवलपिंग द मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, या इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो बेस्ट क्या होगा? डिस्कशन से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो स्किल होती है बच्चे की, वो इंप्रूव होंगी डिस्कशन से, तो बी वाला ज्यादा बेस्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन को दर्शाता है? सृजनात्मक चिंतन मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट या क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग को कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बताना है यहां पर। चलिए बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स? पहला है सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग द मैथमेटिकल अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। फाइंडिंग द अल्टरनेट वेज टू सोल्व अ प्रॉब्लम, या स्टेटिंग द थ्योरम एंड राइटिंग इट्स प्रूफ। तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग में होता है जब आप कोई नया काम करते हैं, नए विचारों का उत्पादन वहां हो। तो सोल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग द मैथमेटिकल अब्स्ट्रैक्शन, तो यहां क्रिएटिविटी हो जाएगा आपका, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अब्स्ट्रैक्शन का यूज करके। फाइंडिंग द अल्टरनेट वेज ऑफ द सोल्व प्रॉब्लम, ये भी सही हो जाएगा इसके अंदर। तो ए और बी सही है, सी वाला गलत है, क्योंकि थ्योरम्स जो होती है ना वो ऑलरेडी प्रूफ होती हैं, तो उसमें कोई नया ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता। तो ये ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके, बाकी ये गलत हैं इसके, ठीक है। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिएगा, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका ने दिए गए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है? उसने इस विषय पर प्रत्येक बच्चे बच्ची को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो शून्य के ऊपर वो क्लास में डिबेट कराना चाह रही थी, एक प्रकार से बच्चों के बीच में डिस्कशन कराना चाह रही थी। तो उसका पीछे का रीजन क्या हो सकता है? पहला है कि विभिन्न संदर्भों में शून्य के महत्व पर बल दे रही थी, अलग अलग संदर्भों में शून्य के महत्व पर वो बल दे रही थी। अपना समय व्यतीत कर रही थी, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ने का मन नहीं था। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का विकास कर रही थी, या अपनी कक्षा का उपयोग विद्यार्थियों के जीवन कौशल को विकसित करने के लिए कर रही थी। तो क्या बेस्ट हो जाएगा यहां पर बताइए? बताइए। चलो भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या है इसका।
तो राइट आंसर क्या है, विभिन्न संदर्भों में शून्य के महत्व पर बल दे रही थी वो, ठीक है। तो क्योंकि जीरो के ऊपर उसने क्या किया, देखो समस्या समाधान कहाँ होता है, जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ डिस्कशन की बात हो रही है जीरो के ऊपर, तो अलग अलग संदर्भों में जीरो के इंपोर्टेंस को वो रिप्रेजेंट करना चाह रही थी, तो पहला वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है आपका, ठीक है भाई। तो ये हो गया है आपका टोटल आपका क्वेश्चन 30, ठीक है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है बेटा, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अभी जो है ना ऑफर चल रहा है, होली वाला ऑफर चल रहा है। इसमें आपको जो है सीटेट के जो कोर्सेज हैं वो कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये रनिंग कोर्सेज हैं आपके, ठीक है। तो ये रनिंग कोर्सेज कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे होली की सेल में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। तो कम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएंगे CTET के, या कमल कोड का आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफर चल रहा है भाई होली का, ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं देर मत करो, मुझे मैसेज कर दो एक बार, ठीक है। चलो, सो टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।